दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और इस पूरे डील को समझने के लिए सबसे पहले मैं, चूंकि इकोनॉमिस्ट है शरद कोहली जी, वो अभी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनके पास चलते हैं और कोहली जी से समझते हैं कि भारत ने कहा है, कोहली सर, कि आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन एफटीए भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो 50% का जो ड्रामा कर रखा है उसको पहले 15% पर लेकर आइए, और रूसी ऑयल पर जो पेनल्टी 25% की लगा कर रखी है उसको हटाइए। कोहली सर। नमस्कार विवेक, आपको और मेरे सह पैनलिस्ट और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को। एक तो ये है ही है जो आपने कहा, वैसे आगे चलता हूं और कि पहले आप पेनल्टी हटाइए, आप टैरिफ को 15% कर दीजिए, जो कि आपने बेस्ट डील औरों को दे रखी है। और दूसरा जो चीज हमें ध्यान रखना है, जो भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कर दी है कि एग्रीकल्चर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में आप चाहते हैं आपका कॉर्न, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन यहाँ आ जाए, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न यहाँ आ जाए, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट यहाँ पर आ जाए, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएं, जिसमें कि वहां की जो गाय भैंसे हैं उनको मीट रिमेन्स का फॉडर दिया जाता है। हम डेयरी में सेल्फ सफिशिएंट है, हम दुनिया के सबसे बड़े डेयरी प्रोड्यूसर हैं, हमें डेयरी नहीं चाहिए। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका फॉडर भी यहाँ पर आए। हमारे यहाँ 35% आबादी भारत में वेजिटेरियन है। कल्चरल, सोशल, रिलीजियस इश्यूज हैं। हम अपनी गाय भैंसों को आपका फॉडर नहीं खिला सकते, उसमें मीट रिमेन्स डाले जाते हैं, जिसका मैं विश्लेषण नहीं नहीं करना कोहली सर, चाहूंगा। सवाल ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, मैं समझना चाह रहा हूं, क्या अमेरिका के तेवर ढीले पड़ने लग गए हैं? अमेरिका को अपने तेवर ढीले करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भारत से जितना सामान विवेक जा रहा था, यहाँ पर मैं एक परिप्रेक्ष्य दे रहा था, क्योंकि दर्शक कई दफे इतने दिन बीत चुके हैं, 6 राउंड से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, दर्शक भूल जाते हैं। उसमें जो भारत ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अभी नहीं झुकेगा, कब झुकेगा, पर समय आने पर झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान विवेक यहाँ से अमेरिका में जा रहा था, वो सामान का उसका विकल्प अमेरिका, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया में नहीं ढूंढ पाया है। सारे सामान का जो लेदर गुड्स यहां से जा रहे थे, फुटवेयर यहां से जा रहा था, टेक्सटाइल्स यहां से जा रही थी, फार्मास्यूटिकल्स यहां से जा रहे थे, उन सबका विकल्प अमेरिका नहीं ढूंढ पाया। और भारतीय एक्सपोर्टर्स ने तो विकल्प ढूंढ लिया है, बहुत बहुत एक्सपोर्टर्स ने विकल्प ढूंढ लिया। यूरोप में जितने हमारे एफटीएस हुए हैं, ब्रिटेन के साथ हुआ, न्यूजीलैंड के साथ हुआ, इन एफटीएस के जरिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को धीरे धीरे अपने पैर जमाने का मौका मिल रहा है। एक समय ऐसा आने वाला है, अगर ये जल्दी डील नहीं हुई विवेक, कि हम अमेरिका के बिना भी हम उसी पोजीशन में धीरे धीरे आ जाएंगे जिस पोजीशन में हम पहले थे। सारी इंडस्ट्रीज के नहीं आएंगे, माना मैंने, साउथ में तिरुपुर वगैरह है, वो शायद ना आ पाए, परंतु झुकना अमेरिका को पड़ेगा। अमेरिका को यह गलत फहमी थी कि भारत जो है, हमारे इस टैरिफ लगाने की वजह से भारत, एक अंग्रेजी में शब्द होता है, क्रिपल हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। हाँ। और भारत का पूरा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है हमारे ऊपर निर्भर है। ये उनकी गलत फहमी थी, और ये गलत फहमी जमीनी तौर पर बिल्कुल सर, सामने आप आ सही रही कह रहे है। हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैंने 2-3 शोज देखे उनके, और मैं लगातार वॉच करता रहता हूं यूएस मीडिया को। उसमें कुछ तो एक्सपर्ट ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे कि अभी आप ये टैरिफ 50% का होने दीजिए, उसके 1-2 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे ये घुटनों के बल पर एड़ी रगड़ते हुए आएंगे और कहेंगे, भाई हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, आप ये टैरिफ हटा लो। इस तरह के एक्सपर्ट्स, वहां पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बयान दे रहे थे। वो भूल गए हमारा बाजार 140 करोड़ लोगों का, और वो ये भी भूल गए कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। गोल्डमैन सैच ने 7.6% रेटिंग बताई है इस साल की जीडीपी रेटिंग। सर, अरे अमेरिका में विवेक इस समय ट्रंप सरकार के ऊपर हाँ। स्ट्रिक्चर्स पास किए जा रहे हैं। 3 उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि आप भारत के ऊपर ये जो लगा रहे हैं, ये आप गलत काम कर रहे हैं, आप H1B वीजास रोक रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। भारत के बिना, एक जो आवाज उठाई गई है कि भारत के बिना अमेरिका नहीं चल सकता है। आज अगर अमेरिकन को मैं भारतीयों को अमेरिकन से निकाल लूं ना, अमेरिका ठप हो जाएगा। ये मैं पीआईओ की भी बात कर रहा हूं, H1B वालों की बात कर रहा हूं। अमेरिका को धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है, ट्रंप साहब की ईगो है ये, और कुछ नहीं है। ट्रंप साहब को अंदर से ये है कि मैं जो कहूं, क्योंकि आपने जो बात कही मैं उसमें जोड़ना चाहता था, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों ने वाकई में जाके पैर छुए थे कि माई बाप, हमारा एक्सपोर्ट मत रोकिए, जो आप कहते हैं टैरिफ, जो आपकी मर्जी आती है आप वो लगाइए। उनको लगा कि भारत भी उन देशों में शुमार है
जो देश घुटनों के बल आके हमारे आगे गिड़गिड़ाएंगे कि लीजिए साहब, माई बाप, सर, जो आप कहिए हमें मंजूर है, भारत बदल चुका है, वो ये बात भूल गए। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वो ये भूल गए। वो ये भी भूल गए कि भारत अमेरिका अमेरिका को भारतीय चलाते हैं। वो ये भी भूल गए कि उनके व्हाइट हाउस में जो की पर्सनल हैं वो भी भारतीय हैं। वो ये भी भूल गए कि ये भारत अब 1980 या 2000 वाला भारत नहीं है। ये एक नया भारत है, ये अपनी पहचान बनानी जानता है। मुझे लगता है ट्रंप साहब को जितनी जल्दी समझ में आएगा उतना अमेरिका का फायदा है। और वो ये भी भूल गए विवेक कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ये जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं ये उन पर बूमरैंग कर रहा है, ये उन्हीं के ऊपर पलट के आ रहा है। महंगाई वहां बढ़ चुकी है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं विवेक, आज वो ये बताऊंगा कि अमेरिका से जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं अर्थव्यवस्था के, उन नंबर्स में लॉबिंग हो रही है। अमेरिका की शेयर मार्केट को पैसा डाल के जबरदस्ती ऊपर चढ़ाया जा रहा है। उनकी जीडीपी 1.8% बताई जा रही है, जबकि मेरी एनालिसिस के हिसाब से अमेरिका इस समय रिसेशन में जा चुका है। ये झूठी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है वहां 2026 में। इन इलेक्शन के दम पर वहां पर ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही है कि अमेरिका में तो बल्ले बल्ले हो रही है, अमेरिका में बम बम हो रही है। मैं तो सर ये देख रहा था लिस्ट, मैं ये लिस्ट देखकर भी चौंक रहा हूं, क्योंकि इस बात से भी अमेरिका की सुलग रही होगी। 50 देशों की संख्या है या इससे थोड़ी सी अधिक जिसके साथ भारत का एफटीए है 2025 दिसंबर तक। लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं लिस्ट पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। इसमें मेन जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड। तो ये बताता है कि भारत की इकोनॉमिक पावर कितनी जबरदस्त होगी। संजीव श्रीवास्तव में ज्वाइन कर रहे हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। मैं यही कह रहा था कि क्या ये देश पागल है? क्या ये देश पागल है जो भारत के साथ एफटीए कर रहे हैं? एक सारी समझदारी क्या अमेरिका में बैठी है? उनको अमेरिका अपने आप को अलग थलग कर रहा है, अमेरिका अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, मल्टीलेटरिज्म से हटकर वो मोनोलेटरिज्म या बाइलेटरिज्म पे जा रहा है। उनको लग रहा है कि जो हम कहेंगे वो दुनिया को मानना पड़ेगा। ये उनकी गलतफहमी है, ये धीरे धीरे दूर हो रही है। एक दिन इतनी दूर होगी कि ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग नीचे आ जाएगी। मिड टर्म इलेक्शन जिस दिन बहुत वो इंपॉर्टेंट हारेंगे सवाल है, ना, क्या भारत ने अमेरिका की गलतफहमी दूर कर दी है? यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवास्तव बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद में संजीव जी और मलिक जी आपके पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने अमेरिका के सामने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा है। गौरतलब बात है कि व्यापार दोनों के देश के बीच में लगातार बढ़ रहा है। 120 बिलियन डॉलर से बढ़कर 140, 160 और आने वाले 5 साल में 2030 तक 180 बिलियन डॉलर होने वाला है। एक और चीज जो ट्रेंड बहुत है कि अमेरिका से भारत कम आयात करता है, क्योंकि अमेरिकन गुड्स की भारत को दरकार नहीं है। अमेरिका जो चीजें बनाता है, भारत वही चीजों को भारत या तो खुद इंडिया में बना लेता है, ठीक है, 19-20 का फर्क होता है, या भारत दूसरे देशों से उन्हीं चीजों को आयात करता है सस्ते में। तो अमेरिका से हम कम आयात करते हैं। इसके बनस्बत अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत से आयात करने के लिए मजबूर है। अमेरिका भारत से सस्ते और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदता है। उसको इस तरह के सस्ते और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और कहां से मिलते हैं भारत के अलावा? ठीक है, चाइना देता है, ताइवान देता है, लेकिन भारत भी देता है। फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है, बल्क जो ड्रग्स हैं अमेरिका में, उसका 35% मार्केट जो है भारतीय ड्रग्स इंडस्ट्रीज का है। तो वहां से वो इंडिया से क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी फार्मास्यूटिकल्स जो है रिलायबल है, सस्ती हैं, गुणवत्ता अच्छी है। इसी तरह से डायमंड्स, देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे सबको बहुत सरप्लस कमाई है। तो वहां शौकिया लोग बहुत हैं जो कि डायमंड्स, जेम्स, ज्वेलरी, सोना चांदी में ज्वेलरी पहनना चाहते हैं। कौन देता है उनको? भारत ही देता है। भारत के अलावा कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है कि जो कि इतने डाइवर्स डिजाइन, देखिए चाइना में भी ज्वेलरी बनती है लेकिन वो ज्यादातर कंप्यूटर एडेड कैड वाले डिजाइन होते हैं, जबकि भारत की जो ज्वेलरी होती है उसकी डिजाइन जो है हाथ से बनाई जाती है। और उसमें एक हमारे यहाँ जो प्रथा है कि ज्वेलरी में हम फूलों का, मनुष्यों का, प्रकृति को दिखाते हैं, वो बहुत ही यूनिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की मजबूरी क्या है? अमेरिका भारत से इसलिए भी इंपोर्ट करना चाहेगा क्योंकि अमेरिका की
भारत जो है वो अमेरिका की दरकार है। अमेरिका को भारत के साथ बनाए रखना पड़ेगा। अगर अमेरिका चाहता है कि भविष्य में चीन के साथ कुछ हो, तो भारत एकमात्र देश है जो कि चीन के ऊपर डायरेक्ट दबाव डाल सकता है। हमारी चीन के साथ बाउंड्री साझा है, तो अमेरिका को भारत की दरकार है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ समय के लिए हमें हमारा स्ट्रांग पोस्चर मजबूत रखना पड़ेगा। देखिए, रशियन ऑयल जरा टेढ़ा मामला है। जब तक रशियन ऑयल भारत को करीबन $4 प्रति बैरल सस्ता मिलता है, हम रशिया से आयात करते रहेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। लेकिन जैसा कभी कभी हो रहा है पिछले 2 महीने से कि रशियन ऑयल मात्र $2 प्रति बैरल सस्ता है ब्रेंट क्रूड बास्केट के तुलना में। तो फिर रूस से कच्चा तेल आयात करना हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा बनती नहीं है। इसलिए जब पुतिन भारत में आए थे, पृष्ठभूमि में उनको ये समझाया गया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा, लेकिन एक बैरल पे हमें $4 $5 तो फर्क होना ही चाहिए बनिस्बत ब्रेंट क्रूड ऑयल बास्केट, वेस्ट एशिया का जो क्रूड है। जी, यानी कि इंडिया का प्रोस्पेक्ट और इंडिया की जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। संजीव जी, इससे पहले तो ऐसा नहीं थी, उधर चाइना ने भी घुड़की दे दी है। डिफेंस कंपनीज को, 10 डिफेंस कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया है और कई लोगों को तो, अमेरिकन को तो चाइना ने अपने आप बैन कर दिया और आपको घुसना ही मनाया चाइना में। इधर भारत ने कह दिया कि एफटीए पर बात तब होगी जब आप टैरिफ पर बात करेंगे। यानी वो दौर चला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इज्जत तो मिट्टी में मिला दी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि आप टैक्टिकल मूव्स लेते हैं और स्टेट्समैनशिप की आपकी भूमिका है और उसमें आप जो है इतने ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक, ट्रांजैक्शनल, स्वार्थपरक होकर के अगर काम करेंगे और दुनिया में सभी अपने मित्रों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने एलाइज के साथ, पार्टनर्स के साथ अगर आप बैर भाव लेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको इसका अल्टीमेट खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो रहा है। और जैसा कि अभी हमने सबने डिस्कस किया, कोहली साहब ने बताया कि जो अमेरिका की जो इकॉनमी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अमेरिका में जो इंटरनल जो एक क्याओस की जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से बनती जा रही है। वहां पर इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस है वो और अधिक गहरी हो रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, जाहिर है कि पहला चुनाव वो हार गए थे और अपनी अनेक गलत नीतियों की वजह से ही अमेरिका की जनता ने उन्हें पराजित किया था। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर से जब अपने आप की पोस्चरिंग करना शुरू किया 4 वर्षों के बाद, तो उन्होंने सबसे पहला जो वायदा विवेक जी किया था अमेरिका की जनता के साथ कि यदि मैं फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हूं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करूंगा, इन्फ्लेशन की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा। लेकिन अब जनता ने उन्हें फिर मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन की जो कुछ नीतियों की वजह से या अमेरिका के अंदर के जो अनेक कंसिडरेशंस थे उसकी वजह से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। लेकिन वापसी के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना ज्यादा निराशाजनक है, डिसअपॉइंटिंग है कि उससे अमेरिका की जनता भी बहुत नाराज है, पूरा विश्व उनसे बहुत नाराज है। और अभी आप देखिए तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को उन्होंने दूर करने का वायदा किया था वो और अधिक गहरी हो गई। इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस को दूर करने का वायदा किया था वो और अधिक गहरा हो गया है। और उसका सीधा कारण है कि जब वो भारत जैसे राष्ट्र के साथ, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ किसी को उन्होंने बख्शा नहीं है। अगर किसी को बख्शने का थोड़ा बहुत काम किया है तो वो मुल्ला मुनीर को लंच कराया है व्हाइट हाउस में बुला करके, और जो है किम जोंग उन के साथ जो है अनेक तरीके की मैसेजिंग भी करने की कोशिश की है कि अब मैं फिर से आपसे बात करने आऊंगा वगैरह वगैरह। ये जो तानाशाहों के साथ इस तरीके के व्यवहार को करना, अपने मित्रों को नाराज करना, वो जो एक अलकायदा का जो पुराना सीरिया में जो आतंकी था उसको आप बुला करके व्हाइट हाउस में वेलकम कर रहे हैं जी, जो सीरियाई राष्ट्रपति हैं अल सारा को मैं वही नाम उनका नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो अलकायदा के आतंकी रहे, अब राष्ट्रपति बन गए। देखिए कैसी दुनिया बदल जाती है, रातों रात कैसे परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन कल मैंने यही बात की संजीव जी, कल मैंने इसी मुद्दे पर बात रखी कि अमेरिका ने जो है वो नाइजीरिया, उत्तरी नाइजीरिया में जाकर आईएसआईएस के ठिकानों पर
एयर स्ट्राइक किया और आईएसआई से आतंकियों का खात्मा किया। तो मैंने पाकिस्तानी मेहमान से पूछा कि आपके यहाँ क्यों नहीं करते हैं आकर, आपके आतंकी नहीं है, आईएसआईएस के आतंकी हैं। तो बोले नहीं, हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमसे जो है दोस्ती है। बोले कल को क्या आईएसआईएस कोई डिफेंस डील दे देगा, कोई डील दे देगा अमेरिका को, तो क्या वो एक गुड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा वो? अब देखिए विवेक जी, देखिए अगर डील इस तरह से की जाने लगेंगी फिर तो दुनिया में नैतिकता का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल, आप आखिर किस आधार पे ये बड़े बड़े मॉडल्स की बात आप करते हैं कि डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को हम बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमोट करेंगे और विस्तारवाद का मुकाबला करेंगे। आपको कनाडा 51st स्टेट के तौर पे चाहिए, ग्रीनलैंड 52nd स्टेट के तौर पे चाहिए, पनामा पर फिर आप कब्जा करना चाहते हैं, वेनेजुएला में एक सरकार को पलट देना चाहते हैं जो वहां की निर्वाचित सरकार है, और उसके बाद आप बात करेंगे कि आप रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, यूएन चार्टर की बात करते हैं। आखिर किस मुंह से, किस फेस से अमेरिका बात करेगा? ये अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर उन्होंने जो एक सवालिया निशान खड़े किए हैं, उसको आने वाले अमेरिका के राष्ट्रपतियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए भारत के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी देवनाथ सर ने इस बात को कहा भी, कि भारत पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो हम हैं ही, साथ ही साथ विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है। हमने जीएसटी रिफॉर्म्स किए, हम अनेक तरीके के रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अनेक तरीके की जो प्रोग्रेसिव नीतियां अपना करके हम विकसित भारत को बनाने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में अनेक अपार संभावनाएं हैं, और यही आप इंडिया अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट्स को उठाकर देख लीजिए तो दोनों ही देशों ने, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप का पहला कार्यकाल भी शामिल रहा है, और अभी भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे तब भी 2030 तक भारत और अमेरिका का ये विजन है, शेयर्ड विजन है, कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक का ले जाएंगे। लेकिन क्या आप इस तरीके के टैरिफ को लगा करके और एक अननेसेसरली अनावश्यक रूप से भारत को रशिया यूक्रेन के युद्ध में झोंक करके, ढकेल करके आप जो है 500 बिलियन तक ले जा सकते हैं क्या? वो तो और कम होता जाएगा।